एक तरफ बारिशों से तो सड़कें टूट फूट का शिकार हुई हैं, वहीं क्लिफ्टन में बनाया गया है एक अर्बन फॉरेस्ट। यहाँ हर शू हरियाली है। मेरी को एंकर महक असलम वहाँ गई और उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा, आप भी देखिए। हम सबने ये मिसाल सुनी है कि जंगल में मंगल, लेकिन मंगल में जंगल ये एक नई सी चीज़ है। और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये भी एक बहुत नई और मुनफरिद चीज़ है। ये वो जगह है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता कि यहाँ पर पौधे होंगे, यहाँ परिंदे आएंगे, यहाँ पर हम सब्जियाँ और फल उगते हुए देखेंगे। अब आप हैरान रह गए होंगे कि मैं कराची में ऐसी कौन सी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ सब्जियाँ भी उग रही हैं, जहाँ फल भी उग रहे हैं। अब ये वो जगह है जिसके बारे में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट, हमने नाम बहुत सुना है लेकिन शायद हम जानते नहीं हैं इस जगह के बारे में। अब मैंने ये सोचा कि आज निकलते हैं बाहर और जानते हैं जी कि ये अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, और एक ऐसी जगह जहां पर पौधों का, फूलों का, सब्जियों का, फलों का उगना नामुमकिन सा था, तो इस नामुमकिन चीज़ को मुमकिन किस तरह से बनाया। CEO अर्बन फॉरेस्ट मसूद लोहार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये अर्बन फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, क्योंकि जो भी सुनता है हैरान रह जाता है कि कराची में समंदर के करीब पौधे भी उग रहे हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं। तो मैं खुद हैरान थी कि ये समंदर वो जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि शायद यहाँ पर हम समंदर को एंजॉय करने आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं। देखें, हमारे साथ बहुत सारे मसले हुए हैं, वो लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं जंगल, तो हुआ ये है कि 17 महीने में ये हो गया है। इसमें हमारे पास 82 डिफरेंट वैरायटीज़ के पौधे, क्रीपर्स, ग्रासेस, हर्ब्स हैं। हर तरह की सब्जी लग गई है और हमने वेस्टलैंड पे लगाई है। और यहाँ जब हम आए थे तो ये कूड़े क्रिकेट का ढेर था, और ये जिस पहाड़ी पे आप खड़ी हैं ये भी गंद ही है। ये गंद को जमा करके फिर हमने लगाया। अब ये है कि यहाँ हम टेक्निकली इसको लेमन टर्म में तो ये कहते हैं कि ट्री प्लांटेशन हो रही है, लेकिन बेसिकली ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। इकोसिस्टम कंप्रोमाइज हो चुका है कराची। मैं चाहूंगी जरा आवाम को समझाएंगे इकोसिस्टम के हवाले से। जैसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, अब उसके उर्दू वर्ड्स मुझे नहीं आते। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि ये फूड चेन है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ खाती है, उसको तीसरी खाती है, उसको चौथी खाती है, उसको पांचवी खाती है, और टॉप पे फूड चेन पे हम इंसान हैं। और हमारे ऊपर जो फूड, हमारे ऊपर भी जो चीज़ है वो मच्छर है, वो हमें खाता है। तो ये है कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन करना ज़रूरी था। इसमें अब बीटल्स, हनी बीज जैसे मैंने आपको दिखाई, उसके बाद शहद की मक्खियाँ, शहद के छत्ते, परिंदे, डिफरेंट परिंदे, उनकी नेस्टिंग, उनकी अब हम आपको नेस्टिंग भी दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ वापस हो गई है। और अगर ये 17 महीने में समंदर के साथ इधर हो सकती है तो ये हर जगह कराची में हो सकती थी, तो फिर क्यों नहीं हुई? अब यहाँ पे आ जाता है एक्चुअल मसला। बिल्डर माफिया और रियल इस्टेट, ये हमारी कौम का एक बहुत बड़ा, अब लोग ये समझते हैं कि यही एक वाहिद चीज़ है जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। अब यह है कोस्टल सिटी। इसकी गिदरी क्रीक कहाँ है, मुझे दिखाएं? नहीं है, ठीक है ना? गिदरी क्रीक, कोरंगी क्रीक के जो सब क्रीक्स हैं, एक सब क्रीक दिखाएं? नहीं है। इस्यूरिस दिखाएं? नहीं है। अब जो कोरंगी क्रीक खुद है उसको भी, अब 2 दरिया हैं यहाँ पे, मलीर और लियारी, दोनों की डेल्टाएँ कहाँ हैं? जब आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं तो अब ये है कि ये एक कंक्रीट का ऐसा ख़तरनाक शहर है जो सिर्फ खुदा की मेहरबानी की वजह से अभी चल रहा है। एक ज़रा झटका आया या कोई साइक्लोन यहाँ पे 1965 में आया, 1944 में आया शायद, और उसके बाद 1902 में जो आया था, सदर तक पानी आ गया था। दूसरा ये है कि हम हाई साइज्मिक एक्टिव जोन में है। ये अर्थक्वेक जोन भी है कराची, और यहाँ से अलाबंद फॉल्ट निकलता है। अलाबंद फॉल्ट वो है जिस पर जितने भी ज़लज़ले सिंध कोस्ट पे 9th सेंचुरी से लेके 2001 वाला ज़लज़ला जो इंडिया में आया था, ये सब अलाबंद फॉल्ट के ऊपर है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हर्डल्स क्या क्या थी? जाहिर है जब इस कूड़े वाली जगह को आपने सोचा कि आपने इसको चेंज करना है, चैलेंजेस क्या क्या थे? चैलेंजेस बहुत थे, और वो मेरे ऊपर केस भी चल रहा है हमारे ऊपर, लेकिन एक बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, उनकी ज़ाती इंटरेस्ट, उनका ज़ाती पेट्रोनेज
और उनकी हर मुश्किल वक्त में मेरे ऊपर केस कराने की कोशिश की गई, FIR कटाने की कोशिश की गई। ये सब मुर्तज़ा वहाब ने मुझे प्रोटेक्ट किया और बिलावल भुट्टो साहब ने। तो बिलावल भुट्टो साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब, इन लोगों ने अगर हमें प्रोटेक्ट न किया होता तो इस वक्त ये न होता। अभी भी केस KPT ने किया हुआ है जो चल रहा है कोर्ट में। गुनाह हमने क्या किया है? दरख्त लगा रहे हैं। अब शुरू में तो हम अपने पैसे लगा रहे थे, बाद में मुर्तज़ा वहाब साहब ने मुझे ग्रांट दिलवाई सिंध गवर्नमेंट से। बिल्कुल हर तरह से प्रीवियस गवर्नमेंट ने हमें रोकने की कोशिश की। क्या हम देखते हैं कि पीछे हमेशा नारा लगाती थी शजरकारी मुहिम के हवाले से, और जब एक इतना अच्छा काम हो रहा है तो फिर इस तरह से उसको रोका जा रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, यहाँ पे आपने कहा कि 82 इकसाम के पौधे हैं, तो ये मजीद जो है टाइप्स के हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लांटेशन हो सकती है, इस ज़मीन इस चीज़ की इजाज़त देती है। ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है? कराची में बहुत ज़मीन खाली पड़ी है और उन सब जगहों पे सब्जियां और फल लग सकते हैं। पूरा आपका शारा फैसल जो है उसमें से कोनों को निकाल के उसके ऊपर हम पपीते, ये अपना चीकू, गन्ना, केले शारा फैसल के बीच में आप लगा सकते हैं। और मैं आपको यहाँ लगे हुए हैं सब, ये मैं दिखाता हूँ। और ये सारा फूड है जो बेचारे गरीब लोगों को मिलेगा। अच्छा सर, मुझे बताइए आइडिया आया कैसे? क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल काम है और बड़ा सोच विचार वाला काम है, तो ये आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया? अंग्रेजी में एक लफ्ज़ कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, तो उसमें ये हुआ था कि कोरोना का जो पहला लॉकडाउन का झटका आया था उसमें मेरा एक दोस्त का इंतकाल हो गया था 12 घंटे में। तो मुझे ये फील हुआ कि अगर मैं कल मर जाता हूँ तो या तो मैंने किया क्या है दुनिया में, या आखिरत के लिए क्या किया है। तो फिर अपने पैसे लगा के काम शुरू किया। अब मैंने वहाँ जहाँ UN में था वहाँ से भी रिटायरमेंट ले ली, और अब बस यही डेडिकेशन है कि इस मुल्क में जहाँ जहाँ मंगल हैं वहाँ वहाँ जंगल लगाएंगे और लड़ेंगे और लड़ के लगाएंगे। सही। अच्छा सर, ये इस प्लान को कितना आगे मजीद ले जाने का आपका इरादा है? इन फ्यूचर हम क्या क्या इसमें डेवलपमेंट देख सकते हैं? आपने मेरी ऑफिस झुग्गी जो है देख लिया है, हमारी झुग्गी है, और ये हम दोस्तों की टीम है। हम इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं, बल्कि दुनिया के और ममालिक में भी। बड़ी अच्छी बात है कि वसाइल कम है लेकिन उसके बावजूद आप अपने तौर पे काम कर रहे हैं, एंड इट्स वेरी गुड कि आपको सिंध गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है। लेकिन जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट की बात की, ये बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात है कि नारे कुछ और लगते थे, लेकिन किस तरह से एक चीज़ को, एक ऐसी चीज़ जो कि आवाम के इंटरेस्ट की है, उसको सियासी तौर पर देखा गया है। सो इस जगह पर जब मैं खड़ी हूँ मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे उस पार जो है समंदर है और यहाँ पर पौधे भी हैं, सब्जियाँ भी हैं। ये मज़ीद जब डेवलप होगा, आई विश के लोग यहाँ पर आए, विज़िट करें, लेकिन प्लीज़ इसको अपना समझ के विज़िट करें, अपना शहर समझ के, गंदगी ना फैलाएं, अपने शहर को साफ़ रखें। थैंक यू। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इतनी अच्छी जगह है तो अपना समझ के इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, ये सिर्फ कराची नहीं बल्कि अगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ भी पहला मस्नूई जंगल लगाया जा रहा है। अपनी नौयत की अनोखी शजरगाह परिंदों, शहद की मक्खियों और दीगर परिंद का और हशरात का मस्कन बनेगी। इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट। कचनार पार्क, जो वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद तमाम पार्क्स के लिए मॉडल बनेगा। यहाँ पर पहला बर्ड्स अर्बन फॉरेस्ट जो लगाया जा रहा है। खुदरो जंगली बूटियों को साफ करके खास किस्म के 2000 पौधों की शजरकारी जारी। इस्लामाबाद पिंडी जो है वो जितने सरसब्ज हैं, मगर यहाँ पे हमें परिंदे नजर नहीं आते, हमें शहद के छत्ते नजर नहीं आते। इंगेज करें कम्युनिटी को, पेरेंट्स को, चिल्ड्रन को, ताकि वो भी रिस्पॉन्सिबली एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। जंगली हयात को मुकम्मल कुदरती माहौल की फराहमी के लिए इंसानों का दाखिला भी बंद होगा। मुनफरिद जंगल से ना घास कटेगी और ना दरख्तों की काट चाट होगी। नए पौधे परिंदों और शहद की मक्खियों के मन पसंद हैं। दूसरे जो यहाँ के पहले कभी परिंदे आया करते थे, कीमती परिंदे, अब उनको भी खास किस्म के दरख्त चाहिए। वो हमने दरख्त स्पेसिफिक मंगवा के लगाए जो यहाँ पे कभी इस्लामाबाद पिंडी में लगे ही नहीं है। माहिरीन के मुताबिक ये मिसाली जंगल परिंदों के लिए एक अच्छी और पुरसकून रिहाइश गाह साबित होगा। नए लगने वाले इस अर्बन फॉरेस्ट को परिंदों की सेंचुरी भी कहा जा रहा है और ये ख्याल किया जा रहा है कि एक दिन वफाकी दारुल हुकूमत से रूठे हुए परिंदे यहाँ पर वापस जरूर लौटेंगे। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि सयाहों की जन्नत कहलाने वाली वादी स्वात में अंदराब झील की सैर करवाएंगे हमें सैयद शहाबुद्दीन। चारों तरफ पहाड़ों की फसीलें, बीच में बर्फ से पिघलता नीलगू पानी,
सतही समुंदर से 11,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े ये झील कालाम से 22, ब्लू वाटर से 16 और फिर मैदान बांडा से 4 किलोमीटर की मुसाफत पर है। रास्ते में सब्जा और गुनगुनाते झरने आने वालों को खुशामदीद कहते हैं। और जितनी तारीफ की जाए इस इलाके की, इस एरिया की, इस 3 डेज ट्रिप में हमें हर चीज़ मिली है। हमें मिडोज भी मिले हैं, हमें जंगल भी मिला है, हमें लेक भी मिली है, हमें आबशारें भी मिली हैं, हमें रिवर्स भी मिले हैं। बहुत मज़ा आया, बस एंजॉय कर रहे हैं। इस झील तक पहुंचने के लिए संगलाख और मुश्किल रास्तों से गुजरकर पूरे 11 घंटे पैदल सफ़र करना पड़ता है। ताहम झील की खूबसूरती देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। चलिए, अगर आपने स्वाद घूम लिया तो वापस आ जाएं और अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। न्यूज़ अपडेट्स आपने मुलाहिजा की। अब हम शो में एक बहुत ही इंसानियत सोच वाक़े के हवाले से बात करने जा रहे हैं जो फैसलाबाद में पेश आया है। पैसे कम देने पर दुकानदार ने रिक्शा ड्राइवर को मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। अब इस कहानी के बहुत रुख हैं और जिसको आग लगाई है उसका अपना बच्चा, अपना कम उम्र बेटा खुद ये रिक्शा चलाकर बाप को अस्पताल लाया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस पे आपको अपने नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक की पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। फैसलाबाद में दुकानदार ने सफाकियत की हद कर दी। रिक्शा ड्राइवर को बेटे के सामने जला डाला। झगड़ा 30 रुपए की कम LPG भरने पर हुआ। मदद के लिए कोई ना आया तो कम उम्र बेटे ने खुद रिक्शा चलाया और झुलसने वाले बाप को अलाइड अस्पताल पहुंचाया, मगर वो जांबर ना हो सका। 5 के जाने थे, उन्होंने पापा को मारा है। वो बोतल ली है पेट्रोल वाली, उसको आग लगा के पापा के ऊपर फेंक दी है बोतल, जिससे पापा को आग लगी है। पापा कहते थे मुझे हौसला होता है जब तुम मेरे साथ होते, अगर कोई खुदा न खास्ता मेरे साथ मसला बन गया तो तुम मेरे साथ होगे, मुझे इधर से उधर लेके जा सकते हो। तब बच्चों के सर से बाप का साया उठा तो हर आंख अश्क बार है। मकतूल का बाप भी इंसाफ की दुहाई देता रहा है। 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। इनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। ये हम तो गवर्नमेंट से यही अपील कर सकते हैं कि हमारे लिए साथ दिया जाए, इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। ये स्टोरी देखने के बाद शायद ये कहने में मुझे कबाहत नहीं होगी कि हमारे मुआशरे से इंसानियत मर चुकी है। सिर्फ 30 रुपए की खातिर आप किसी की जान ले लें, किसी का घर बर्बाद कर दें, किसी के बाप को आप जान से मार दें, ये कहाँ का इंसाफ है। इनका बेटा अमन हमारे साथ मौजूद है। बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए ऐसी सिचुएशन में किसी से बात करना, लेकिन क्या करें, हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है। इसके साथ ही साथ उनके भाई जो हैं शहबाज, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं इनके बेटे से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, यकीनन जो आपका गम है वो ऐसा है कि हम उसमें सिर्फ आपके साथ खड़े हो सकते हैं, आपकी आवाज़ बन सकते हैं। ये गम भुलाए नहीं भूलेगा। मुझे प्लीज़ बताएं कि क्या हुआ था, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ बैठे इस वक्त आपको सब सुन रहे हैं, तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? जी, मेरे पापा गैस डलवाने गए थे। उनके पास उन्होंने गैस कम डाली, जितने के कहा था उन्होंने गैस कम डाली और पैसे उन्होंने ज़्यादा लिए। इसी बात पर वो पापा को मारने लगे। पापा के पास पैसे वो नहीं आए थे उतनी। फिर बाद में उन्होंने पापा को मारा है। पापा गाड़ी के कागजात दे रहे थे पर वो नहीं ले रहे। वो कह रहे थे मैंने पैसे चाहिए। इसी बात से उनका झगड़ा हुआ है। वो पापा को मारने लगे और उन्होंने पेट्रोल वाली बोतल लेकर उसको आग लगाई और पापा के ऊपर फेंक दिया, ऐसे दबाया है और पापा के ऊपर पेट्रोल गिरा है। पापा को धक्का दिया। जब आग लगी हुई थी तब भी पापा को मार रहे थे, गला दबा रहे थे। अच्छा बेटा, ये बताओ, जिस वक्त ये सारी चीज़ हो रही थी आसपास और लोग नहीं थे? कोई बीच बचाव कराने नहीं आया? लोग थे पर आग लगी हुई थी, पापा को कोई पास नहीं आ रहा था।
उफ़ल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप उन्हें हॉस्पिटल लेके गए तो ये इसमें भी कोई मसला हुआ था क्या? अब्बा को आपके हॉस्पिटल नहीं लेके जाने दिया जा रहा था? किस तरह से आपने मैनेज किया? आप अपने अब्बू को कैसे हॉस्पिटल लेके गए? जी मेरे पापा तड़प रहे थे, उनको आग लगी हुई थी, उन्होंने लोगों ने आग बुझाई है और एम्बुलेंस आ नहीं रही थी। मेरे पापा जलन हो रही थी, वो रिक्शे में बैठे कहते तुम मुझे लेके जाओ। मैं लेके जाने लगा और वो आगे खड़े हो गए, उन्होंने गाड़ी बंद कर दी है। वो कहते तुम्हें जाने नहीं देना है। एम्बुलेंस आ नहीं रही थी, पापा को ज़्यादा जलन हो रही थी। दूसरे मोहल्लेदारों ने कहा कि इनको जलन तो आ गई, इनकी बहुत तबीयत ख़राब है। फिर उन्होंने जाने दी है। फिर मैं पापा को लेकर गया हूँ, वो रास्ता बता रहे थे। वहाँ जनरल अस्पताल में गए, उन्होंने ट्यूबें लगाई हैं, लेकिन ज़्यादा मामला ख़राब था। वो कहते हैं लाइट अस्पताल में लेके जाएं। अच्छा बेटा, हम आपसे बात भी करेंगे और आप जो चचा बैठे हैं आपके शहबाज, हम ज़रा उनसे अगर बात करें। शहबाज साहब, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है, ये जितना भी ये वाक़या हुआ है, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं पुलिस ने अब तक क्या किया है, और ये जो दरिंदे थे कि पहले जिन्होंने आग लगाई, आग लगे हुए इंसान पे तशद्दुद किया और उस पर फिर उसको अस्पताल नहीं लेके जाने दे रहे, इनको पकड़ा है अभी या भाग गए ये? सर ये मतलब रात को जब ये वक़ूआ पेश आया उधर, तो 2 मुल्ज़मान तो जो वो उधर से ही पकड़े गए थे। एक जो मेन मुल्ज़म है आबद हुसैन, वो ना उधर से भाग गया था, वो नहीं पकड़ा गया। तो ये 3 मुल्ज़मान हैं जिनके ख़िलाफ़ ये FIR हुई है, उसमें से 2 पकड़े गए हैं और एक अभी तक फ़रार है। पुलिस ने मतलब उसको अभी तक नहीं पकड़ा हो। अच्छा शहबाज भाई, ये जो बंदा है, जो मरकज़ी मुल्ज़िम आप बता रहे हैं, ये फैसलाबाद का रिहायशी है कि बाहर का रिहायशी है? ये फैसलाबाद का ही रिहायशी है और उसी इलाके में रहता है जी। अच्छा तो शहबाज भाई मुझे ये बताएं कि पुलिस से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो पुलिस अब क्या कहती है? पुलिस कहती है कि जी हम कार्रवाई करेंगे, हम पकड़ेंगे। रात को SSP साहब इन्वेस्टिगेशन इधर हमारे घर आए थे, उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि जी हम उन्हें पकड़ते हैं, हम करते हैं जी, आपको इंसाफ दिलाएंगे। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मेरे भाई को उन्होंने सरेआम लोगों के सामने जो है वो पेट्रोल छिड़क के आग लगाई है जी। इन बच्चों का क्या कसूर था? ये यतीम हो गए हैं, इनका कोई इस वक्त जो है वो अब घर का कोई फ़र्द जो कमाने वाला है, वो मेरा भाई वाहद कफ़ील था, गरीब आदमी था, सालों से रिक्शा चला के अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। ये आपके सामने उसके 3 बच्चे बैठे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि इनका क्या कसूर है, अब इनका क्या बनेगा, ये कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, इनकी कौन कफ़ालत करेगा, इनको इंसाफ कौन दिलाएगा, ये कहाँ कैसे जाके अपने बाप के लिए ये कानून से फरियाद करेंगे और उनसे इंसाफ मांगेंगे। मैं आपके चैनल से या हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए, जो भी हो सकता है इनको इंसाफ दिलाया जाए। इनकी जो है वो गवर्नमेंट जो है मदद करे ताकि ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और इनको इंसाफ मिले और इन बच्चों के साथ जो है इंसाफ किया जाए। बिल्कुल शहबाज भाई, आप दुरुस्त कह रहे हैं, इनका हक है, इंसाफ मिलना इनका हक है, और जिस तरीके से इनके वालिद साहब को जलाया गया है वो काबिल कबूल नहीं। मदद इनका हक है। हम यहाँ बैठे इसलिए कि हम आवाज़ बने और हमारी पूरी कोशिश ये है कि इंसाफ जो है आपको मिले। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून वकास अब्रेज़ खान साहब ने। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये जो वाक़या फैसलाबाद में हुआ यकीनन आपकी नज़रों के सामने से भी गुजरा होगा। इस घर के 2 अहम बंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जला देना, फिर अस्पताल ना लेकर जाना, इस मामले में कानून क्या कहता है? क्या कानूनी चाराजोई हो सकती है, या ये हम देखेंगे जिस तरह से हमारे मुआशरे में होता आया है कि आप सुलह सफाई कर लेते हैं, मामले को दबा देते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा? मैं सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जलने के अमल से दरसता है दिल मेरा, हालात ने कुछ इस तरह से कुचला है तमन्ना को मेरी, कि अब तो इकबाल का वो मिसरा भी नहीं पढ़ता मैं, कि ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। सबसे पहले इस कातिलाना जालिमाना और फासिकाना इक़दाम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और कानूनी तौर पे आइनी तौर पे इसकी जितनी भी मुरम्मत की जाए वो भी कम है। जहाँ तक इस तरह के केसेस के अंदर सुलह सफाई का ताल्लुक है, कंप्रोमाइज़ का ताल्लुक है, बिफोर कमिंग ऑन दैट स्पेसिफिक लीगल एस्पेक्ट, आई मस्ट से कि हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो हमारी लीगल प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस के अंदर हमारे जो 90% केसेस हैं
उसमें ज़र, जन और ज़मीन हमेशा से फितना फसाद या कत्ल गारत की बड़ी वजूहत garanti जाती है। लेकिन इस तरह का केस जो है हम भी अपनी कचहरी लाइफ के अंदर या प्रैक्टिसिंग लाइफ में कोई इक्का दुक्का देखते हैं कि 30 रुपए की खातिर या चंद टुकड़ों की खातिर किसी के घर के चूल्हे को बुझा दिया जाता है। जिस तरह इनके चचा भी बात कर रहे थे कि उनके बच्चों को यतीम कर दिया गया, सर से साया शफ़क़त छीन लिया गया। जो कंप्रोमाइज़ की बात है, हमारी लीगल लैंग्वेज के अंदर ये मकूला कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एट द सेम टाइम एक और मैक्सिम बोला जाता है जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। नाइंसाफ करने में इतनी ज़्यादा ताहीर कर दी जाए कि वो नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ और ना इतनी जल्दबाजी कर दी जाए कि इंसाफ को दफन करने को मुतरादिफ हो। एक मॉडरेट जो जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर इतनी ताहीर नहीं की जाती, मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार कर दिया जाता है ताकि वो जितने भी मुद्दईयान हैं उनको हरासा ना कर सके। वकास साहब मुझे ही बताएगा कि इस मामले में अब कानून क्या कहता है, सज़ा कितनी सख्त हो सकती है? देखिए, जहाँ तक सज़ा का ताल्लुक है, दिस केस ऑफ मर्डर और सेक्शन 302 हमारे तज़ीरत पाकिस्तान में नंसिएट किया गया है जिसकी सज़ाए मौत है। जो आपने स्पेसिफिकली कंप्रोमाइज़ की बात की थी, मैं इसे समझता हूँ इट सीम्स टू बी ओपन एंड शट केस, क्योंकि एक पब्लिक प्लेस के अंदर एक शख्स को जला के मार दिया गया और तमाम तरह एविडेंसेस मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ सबसे पहले जो पुलिस का इस केस के अंदर तमाम तर मुल्ज़िमान को हिरासत में ले, एक क्वालिटेटिव पीस ऑफ चलान कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करे। और जो आप ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था, इस प्रोसेस को इतना ज़्यादा इल्तवा का शिकार ना किया जाए कि इन लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, हरासा किया जाए, या ये लोग तरीके भुगतते या पैसे लगाते हुए इतने ज़्यादा मायूस हो जाएं, डिप्रेस्ड हो जाएं कि उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ कर लें। सो दिस इज़ द लायबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ द स्टेट के वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की इंश्योरेंस तमाम सिटीजन तक जो है वो यकीनी बनाए और इन लोगों के साथ जो बर्बरियत को रवा रखा गया, मैं ये दुआ गूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात इनको हिम्मत और सब्र अता करे तमाम लवाकिन। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो सारी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जब भी इस तरह के केसेस लाइमलाइट में आते हैं, फिल फोर तो पकड़ धकड़ करती है, लेकिन उसके बाद जितने भी लवाहिकीन हैं ना उनसे कभी पूछा जाता है, ना इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन में उनके साथ बाकायदा तौर पे कोऑर्डिनेट, कोऑपरेट या कोलैबोरेट किया जाता है। बिल्कुल, इस केस को टेस्ट केस के तौर पे देखना चाहिए, केस के तौर पे इसको देखना चाहिए। और ये जैसे आपने कहा कि डिलेड इज़ डिनाइड वाला मामला नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया वकास आपका। और इसके साथ शहबाज भाई और अमन, एक तो अमन, इस वक्त अल्फाज हमारे पास कम पड़ रहे हैं। एक जानिब आप बच्चे, आपने इतनी बहादुरी दिखाई कि आप इस हालत में अपने वालिद को लेके गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम ये सफ़ाकी भी देख रहे हैं और हम हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, पूरे बच्चे जो हैं मकतूल के जी वो यहाँ मौजूद हैं। तो हम अपने प्लेटफॉर्म से इस वक्त जो पंजाब पुलिस, फैसलाबाद पुलिस, इसके अलावा जितने भी मुक़द्दर हल्के हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म के लेवल से लेके जो यहाँ के लोकल MNA MP हैं, जिसका असर व रसूख फैसलाबाद में किसी भी पार्टी के हैं, जैसे कि वकास ने भी कहा, टेस्ट केस बनाए। हम अपने प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त करते हैं इस छोटे मासूम बच्चे को, जिसमें इतनी हिम्मत थी कि इसने अपने बाप को अपने सामने तशद्दुद भी होते देखा, जलते भी देखा, और उसी हालत में ये बच्चा लेके भी गया है। इनका बंदोबस्त करें, इनके लिए बेहतर से बेहतर जो है इनकी कफ़ालत की जाए, इनकी बेहतर से बेहतर तालीम के मामलात किए जाएं और इनको इंसाफ दिलाया जाए। सबसे ज़रूरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये भी है कि एक बच्चा जिसने इतनी कम उम्र में अपने बाप के साथ ही होता देखा है, इसका साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट क्या होगा। अगर ये इंसाफ इसको नहीं मिला तो फिर मैं, आप, हम सब इसके ज़िम्मेदार होंगे। वो तमाम तर मुक़्तदर हल्के, इंसाफ देने वाले, इंसाफ करने वाले, सज़ा देने वाले, सब के सब इसके ज़िम्मेदार होंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। और अमन, बच्चे आपको मज़ीद हिम्मत दे, हौसला दे, ताकि अब आप सहारा हैं अपने बहन भाइयों का। हालांकि आपकी उम्र बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद जो आपने काम किया, आपकी हिम्मत को सलाम है। इसी तरह अपनी हिम्मत बांधे रखिएगा, क्योंकि आपकी वालदा और आपकी बहन और आपका एक छोटा भाई अब इनके बड़े आप हैं और संभल के चलना है आपने। हमारी उम्मीद और हमारी दुआ ये है कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, साथ रहिए। खुदा की वो नेमत है जिसकी कदर व कीमत का अंदाज़ा उन लोगों से मिलकर लगाएं जो उससे महरूम है। अगर आंखें सेहतमंद हों तो ज़िंदगी रोशन, और ना हो तो ज़िंदगी बेरंग।
ये जिस्म का एक ऐसा उज़्व है जिसका अगर ख्याल ना रखा जाए तो उम्र के साथ साथ ही कमज़ोर होने लगते हैं और मुख्तलिफ अमराज ऐसे में जन्म लेने लगते हैं। आज आंखों के मसाइल पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अफीफ़ा शम्स को। उनसे हम बात करते हैं, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ। अच्छा, हम सब चाहते हैं हमारी आंखें चमकती हुई नज़र आएँ, बड़ी बड़ी नज़र आएँ, लेकिन हम उसके लिए ख्याल नहीं रखते। क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल लेंस भी यूज़ कर रहे होते हैं हम, फिर शायद हम कुछ ऐसे लाइनर या मस्कारा या काजल लगा लेते हैं कि हमारी आंखें एक वक्त के बाद ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। मैं चाहूँगी जो स्पेशली ख़वातीन हमें देख रही हैं उनको आप क्या मैसेज देंगी कि डेली आपकी आई केयर रूटीन क्या होनी चाहिए? डेली आई की ये रूटीन होनी चाहिए कि अगर आप काजल या इस तरह की कोई चीज़ें आपका डेली वेयर है तो उससे ब्लीफराइटिस बहुत कॉमनली होता है। ये ऑयल के जो ग्लैंड्स हैं वो बंद हो जाता है। तो काजल तो लगाना आप ऑब्वियसली नहीं छोड़ेंगे, मैं ख़ुद भी लगा के आई हूँ। तो उसके लिए आप ये करें कि अपनी एक तो डाइट में ओमेगा 3 को बढ़ा दें, उससे प्रिवेंशन हो जाएगी उसकी। दूसरा ये कि टॉवल को गर्म पानी में डिप करके उससे 5-6 दफ़ा इसकी सिकाई करें। और ये ओमेगा 3 कौन सी ग़िज़ा में ज़्यादा? ओमेगा 3 जो है वो फिश ऑयल टैबलेट्स में ज़्यादा मिलता है आपका, और फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं जिसे आलसी के बीज कहे जाते हैं उसमें ज़्यादा होता है। और कराची में तो ये मोस्टली ब्लीफराइटिस इज़ वेरी कॉमन। 90% 95% मेरे पास पेशेंट, यूजुअली हर दूसरा पेशेंट ब्लीफराइटिस की कंप्लेन के साथ आता है। ऑब्वियसली हम मेकअप तो नहीं मना करेंगे कि आप ना करें, लेकिन उसकी यह है कि प्रिवेंशंस आप ये सब कर सकते हैं। और अगर आपको ड्राइनेस या इस तरह की सिम्टम्स क्रिएट होती हैं तो आप अपने आई स्पेशलिस्ट को विज़िट करें, या आर्टिफिशियल टीयर्स जो ड्रॉप्स आते हैं वो यूज़ करें। अर्के गुलाब बिल्कुल भी आंखों में यूज़ ना करें। लेकिन मैं चाहूँगी जो लोग इस वक्त हमें बैठे अपने घरों में देख रहे हैं, तो बड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। आपकी आंखों में कुछ हुआ, फ्रिज में रखा हुआ अर्के गुलाब निकाला आपने, फ़ौरन आंखों में 2 ड्रॉप्स डाले, ओके मैं ठीक हो गया। अर्के गुलाब जो है वो आजकल ओरिजिनल कोई भी चीज़ नहीं आ रही, तो स्टेरॉइड उसमें शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि आपकी आंखों का प्रेशर उस स्टेरॉइड को लॉन्ग टर्म यूज़ करने से बढ़ जाता है। कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है, फंगल इन्फेक्शंस डेवलप हो सकते हैं। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलती हूँ कि अर्के गुलाब कभी भी ना डालें। आप उसकी जगह आर्टिफिशियल टीयर्स के ड्रॉप आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप उसको फ्रिज में रखें, जब भी बर्निंग की आपको कंप्लेन हो, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो, तो यू कैन यूज़ दैट आर्टिफिशियल ड्रॉप्स इंस्टेड ऑफ दैट अर्के गुलाब। अफीफ़ा, एक चीज़ ये कि पहले जब टीवी का दौर था तो हमें कहा जाता था कि बेटा इतने डिस्टेंस से देखो, इतने से देखो, तो अब तो लोग मोबाइल पे जो कि बहुत तौर पे एक तो पूरा दिन, खास तौर पे रात के टाइम पे जहाँ पे जी आप सोने के लिए लेट रहे हैं और उसके बाद आपने कोई मूवी देखनी है, चैट करनी है, लाइटें बंद है पूरे कमरे की और आप ये कर रहे हैं और इतने करीब से। ज़रा थोड़ा इस पर भी एक्सप्लेन करें, वो क्या हार्मफुल इम्पैक्ट आता है आइज़ पे? एक तो ये है कि आपने कभी भी लाइट बंद करके फ़ोन को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपके फ़ोन से एक ब्लू लाइट निकलती है जो कि रेटिना को डैमेज करती है। रेटिना के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिससे आप देख सकते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, ये जो है वो आपकी डैमेज होती हैं। ब्लू लाइट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आई। दूसरा ये कि आप इतने अंधेरे में जब यूज़ करते हैं फ़ोन, तो ये होता है कि जो हमारी पुतली है वो फैलती और सिकुड़ती है, रोशनी में वो सिकुड़ जाएगी और उसमें फैल जाएगी। तो आप अंधेरे में यूज़ करते हैं तो समझें वो खिड़की आपकी ज़्यादा खुल गई, तो लाइट और ज़्यादा जाएगी और ज़्यादा रेटिना की डैमेजिंग होगी। अच्छा, मुझे बताएं अफीफ़ा कि अक्सर ऐसा होता है आप सो के उठे हैं, आपकी आँख का एक कॉर्नर रेड आपको नज़र आता है। अच्छा, आप सो के उठे, आँखों में इचिंग होना शुरू हो जाती है, ये क्या है? ये मोस्टली इचिंग की जो सिम्टम्स है, अगर तो फ़ौरन शुरू हो रही है तो मे बी कोई एलर्जी हो गई। वरना जो मैंने ब्लीफराइटिस पे बात की, तो इससे भी पेशेंट जो है वो रिकरेंट इचिंग, रिकरेंट ड्राइनेस, रिकरेंट रेडनेस के साथ जो है वो प्रेजेंट करता है। अच्छा। तो आपने हर रेडनेस को यूजुअली खुद से नहीं ट्रीट करना है, क्योंकि हर रेडनेस कंजक्टिवाइटिस नहीं होता है। देयर इज़ डिफरेंट डिजीज़ जो रेडनेस का DDs बनती हैं ना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनती हैं। तो आपने अपने आई स्पेशलिस्ट को, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को ज़रूर विज़िट करना है कि हम उसको एवेल्यूएट कर सकें कि रेडनेस किस रीज़न की वजह से है। अच्छा अफीफ़ा, एक और चीज़, अब हमने जैसे मैंने आपसे पूछा कि जी लाइट बंद करके मोबाइल यूज़ करते हैं ना, कमिंग टू द बच्चा पार्टी, अब हम अक्सर ये बात करते हैं कि जी लगे हुए बच्चे, और वो छोटी उम्र के बच्चे हैं जहाँ पे उनके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं और मजबूत होना वहाँ शुरू होते हैं। ऐसी एज में अगर हम उन्हें मोबाइल पकड़ा देंगे घंटों, बोलेंगे जाओ बेटा मेरी जान छोड़ो, उनकी इस आइस पे कितना इफेक्ट होता है, चश्मे लग जाना जल्दी उम्र में, ज़रा इस पे भी बताइए। अच्छा, एक तो पहली बात कि आइस के अलावा भी उन बच्चों के अंदर स्पीकिंग डिले हो रहा है, उनकी जनरलाइज्ड हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि छोटी सी स्क्रीन पे वो लगे रहते हैं और उनको सिर्फ वो चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं, बात भी नहीं कर सकते।
आइज़ में ये हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को मायोपिक शिफ्ट, जिसे हम कहते हैं दूर की निगाह जो कमज़ोर हो जाती है। रिसर्च ने अब ये आर्टिकल्स में बोल दिया है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो बच्चों की निगाहों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम ये चश्मे लगने के अलावा उनको हेडेक्स की सिम्टम्स आती हैं, पेशेंट जो क्लिनिक में प्रेजेंट करता है। फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग की आती है, क्योंकि आपकी जो है वो ब्लिंकिंग कम हो जाती है तो आपकी आंखों में ड्राइनेस भी डेवलप हो जाती है, एलर्जी होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चा प्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा फीफा, अमूमन ऐसा होता है कि हमारे घरों में अगर आपके आधे सर में दर्द है, आपकी आंखों से पानी आ रहा है, तो आपको अम्मा ही कहेगी कि इसकी शायद नज़र वीक हो गई है। तो अगर आपको क्या ऐसा फील हो कि आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें या फ़ौरन आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि आपको अपनी बॉडी पे फील हो रहे हैं तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं? एक तो सबसे पहले हेडेक आपका मोस्टली होता है कि आपने स्ट्रेस लगाते हो, देखने में मुश्किल होता है, तो वो उसकी एसोसिएटेड सिम्टम्स होती हैं। दूसरा जो है वो फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करेगा आपका बच्चा, आपको जो है वो बार बार ऐसे लगेगा कि आंखों को ब्लिंक कर रहा है या रब करके देख रहा है। तो आपने इस टाइम पे अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। वाटरिंग की भी कंप्लेन हो सकती है, साथ में रेडनेस भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली हेडेक और फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग मोस्ट कॉमनली जो है वो सिम्टम्स हैं। अच्छा, लास्ट में और वैसे भी आप जो है ना, जिस तरह से अपने जर्नल फिजिशियन के पास जाते हैं ना, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द क्लासेस, सो यू हैव टू विजिट योर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ईयरली, एंड इफ़ यू आर यूजिंग द ग्लासेस, सो यू हैव टू विजिट योर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इफ़ यू आर अडल्ट, तो आपने 6 मंथ्स में करना है। और अगर आप जो है वो बच्चा है तो उसको 3 मंथ्स में अगर ग्लासेस यूज़ कर रहा है तो आपने फॉलोअप करना है। दूसरा, इसमें मैं एक ऐड ऑन कराना चाहूँगी कि यूजुअली लोग डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं हमारे पास, वो तब प्रेजेंट करते हैं जब कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है, जैसे कि ब्लीड हो जाता है रेटिना में, तब आ रहा होता है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को भी एक तो अपने डायबिटीज़ डॉक्टर को विजिट करना है, अपने शुगर कंट्रोल रखनी है, और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को हर 6 मंथ बाद फंडोस्कोपी होता है जिसमें आपका रेटिना यानी पर्दे का मुआयना होता है, वो आपने कराना है, ताकि एटलीस्ट चीज़ें पहले से आपको पता चल जाएं और आप डेडली कॉम्प्लिकेशन पे जाके ना प्रेजेंट करो। ठीक है, थैंक यू सो मच अफीफ़ा, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करी थी। बड़ा ज़रूरी है, मुँह का ख्याल रखें, आंखें रोशन होगी तो आपको दुनिया रोशन नज़र आएगी। और इसके साथ साथ फैसल वही बात कहते हैं ना कि अगर आंखें सेहतमंद हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने सेहतमंद हैं। ओके, सेहत की बात हो रही है तो खेलों की बात हो रही है, और खेलों की बात हो रही है तो खेलों के मुकाबले की बात हो रही है। थाईलैंड में ट्रायथलन मुकाबले का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ गेम्स में 5 मेडल्स अपने नाम किए, जिनमें 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अरसलान बड़ाइश ने सीनियर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो अरसलान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत मुबारक हो जी आपको ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने पे। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि कैसा महसूस कर रहे हैं इस एजाज़ के बाद? थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इवन हमारी सारी टीम को बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली हम पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे पे ये मैच हुए थे, और अल्लाह ताला की तरफ से हमें इनाम की सूरत में ये मेडल्स मिले हैं इंडिपेंडेंस डे पे। ज़बरदस्त। अच्छा, देखने वालों को थोड़ा सा बताएं, ट्रायथलन ये मुकाबले कैसे होते हैं और उनमें कौन कौन से गेम्स आपको एक साथ इकट्ठे खेलने पड़ते हैं, ज़रा ये बताइए। इसमें 3 गेम्स होती हैं इसमें, जिसमें फर्स्टली इसमें शूटिंग होती है लेजर गन के साथ, सेकंड इसमें ये रनिंग होती है, और थर्ड इसमें स्विमिंग होती है। अच्छा, सही। अच्छा, मुझे ये बताएं अरसलान कि आपने तैयारी कितनी देर पहले शुरू की और उम्मीद थी कि मेडल सीने पे सज जाएगा? जी अरसलान, अगर आप मुझे सुन पा रहे तो प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा। और अभी जो हमने आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र के मनाजिर होते हैं, इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाते हैं और उनको मेडल्स मिलते हैं, उनके सीनों पे मेडल्स सजते हैं, तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा फ़ख्र होता है। अरसलान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अपनी तैयारी के सफ़र के हवाले से मुझे बताइएगा। जी, इसकी तैयारी के लिए ये था कि हमारी पहले सिलेक्शन हुई थी जो है हमारे परफॉर्मेंस बेस पे, और उसके बाद हमारा ये इसमें कैंप लगे थे। कैंप के में हमें जो कोचेज़ ने हमें जो कोच थे हमारे, उन्होंने हमें ट्रेन किया स्पेशली इन गेम्स के लिए, और ये हमारे डिफरेंट सिटीज़ में कैंप लगते हैं। तो इसके प्रॉपर एक तैयारी के बाद हमें आउट ऑफ कंट्री विज़िट के लिए इसके लिए हमें भेजा जाता है। अच्छा अरसलान, कितने ममालिक से आप कम्पीट कर रहे थे, किन किन को आपने शिकस्त दी? ये ऑलमोस्ट 4 से 5 कंट्रीज थे जिनको हम कम्पीट कर रहे थे, जिसमें था फिलिपाइन था, नेपाल था, श्रीलंका था, थाईलैंड था,
तकरीबन 4 से 5 ममालिक। ओके अच्छा, अब मुझे अपनी बाकी टीम को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दें कि उन्होंने कितने मेडल, कौन कौन थे, उन्होंने किस किस एस्पेक्ट में मेडल हासिल किए, ज़रा ये भी बता दीजिए। एक्चुअली इसमें डिफरेंट कैटेगरीज थी, डिफरेंट कैटेगरीज में मैचेस ये हुए थे, जिसमें अंडर 13 थे, अंडर 19 थे, जूनियर टीम थी, सीनियर टीम थी। अंडर 13 में मोहम्मद अफनान था, तो उसने सिल्वर मेडल लिया है, और अंडर 19 में एक मोहम्मद अता था, उसने भी सिल्वर मेडल लिया है, और एक सीनियर टीम्स में जो थे, जूनियर में मोहम्मद हबीब और सीनियर में रज़ाक और अरसलान उड़ाइश 2 थे। ठीक है, थैंक यू सो मच अरसलान, आप हमारे साथ मौजूद कर रहे थे। बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले प्लान्स के लिए, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह से बहुत सारी कामयाबियां दें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिए। दुनिया से आपको खबर देंगे। नसीम शाह की 5 विकेटों ने तीसरे वनडे में शिकस्त से बचा लिए और पाकिस्तान ने मैच 9 रन से जीतकर नीदरलैंड को व्हाइट वॉश कर दिया। ये बड़ी टफ सीरीज़ हमने फाइट करके जीती है, तो तालियां तो बनती हैं। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह पहला मैच में फ़ाइट करके जीते, दूसरा 16 रन्स के नैरो मार्जिन से और तीसरा 9 रन्स। चौथा होता तो नीदरलैंड्स शायद वो जीत जाता। ट्रेल तो ऐसे ही चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको, फैसल और महक असलम को जो सुबह बखैर, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं इनका नाम गलत ले गया था, लेकिन ये कि आप लोग जिस तरीके से शो कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की कारकर्दगी की, तो आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि पहला वनडे 16 रन से पाकिस्तान जीता और आखिरी वनडे 9 रन से जीता। एक ऐसी कमज़ोर टीम कि जिसकी कोई इतनी रैंकिंग नहीं है वर्ल्ड में, उसने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए। लेकिन फैसल, आप ख़ास बात देखें कि कल पाकिस्तान ने जो 206 रन बनाए, उसमें 179 डॉट बॉल्स खेली पाकिस्तान ने, जिससे आप अंदाज़ा लगाएं तकरीबन 30 ओवर्स जो हैं वो डॉट बॉल्स खेली हैं। और बाबर आजम का भी मैं पैकेज में सुन रहा था कि उन्होंने भी 120 से ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली। तो पाकिस्तान के लिए ये एक परेशानी की बात है। मिडिल ऑर्डर आपका काम नहीं कर रहा। अगर 206 में से बाबर आजम के 91 रन आप निकाल दें तो बाकी पूरी टीम ने 115 रन बनाए। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। कमज़ोर टीमों के खिलाफ अगर हम इस तरह से कारकर्दगी पेश करेंगे, फतह पर हम खुशी के शादियाने ना बजाएं, मुबारकबादें ना दें, बल्कि उन गलतियों की निशानदेही करें कि जिन गलतियों को दुरुस्त किया जा सके। ठीक। अच्छा मिर्जा भाई, अब जरा बड़े नुकसान की बात करते हैं। शाहीन शाह एशिया कप में नहीं, यानी भारत के खिलाफ मैच में वो साथ नहीं होंगे, तो क्या कहेंगे इस पे? महक, देखे शाहीन शाह अफरीदी अप्रैल 2018 से पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं। उनका लोड मैनेजमेंट के हवाले से टीम मैनेजमेंट ने कुछ उनकी तरफ नहीं किया। इस दौरान वो 25 टेस्ट मैचेस, 32 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 40 T20 पाकिस्तान की जानिब से खेले। उसके अलावा काउंटी क्रिकेट खेले, PSL में लाहौर कलंदर्स की जानिब से खेले। तो एक फास्ट बॉलर 4.5 साल के अरसे में अगर इतनी क्रिकेट खेलेगा तो यकीनन मुश्किल तो सूरत हाल पैदा होगी। और ये शाहीन शाह अफरीदी का एक ना होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि भारतीय टीम पर नफसियाती दबाव होता। लास्ट टाइम जब अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी ने भारत की बैटिंग लाइनअप के परखचे उड़ाए थे, तो उसको देखते हुए उन पर प्रेशर होता। लेकिन अब क्या होगा, शाहीन शाह अफरीदी को इन्होंने मुसलसल जो खिलाया है उसकी वजह से उनकी फिटनेस पर सवालिया निशान आया और अब वो अनफिट हो गए। वो इंग्लैंड के खिलाफ जो 7 T20 है वो भी नहीं खेलेंगे। और क्या वो वर्ल्ड कप T20 से कबल मुकम्मल तौर से फिट हो जाएंगे, जहां पाकिस्तान का पहले ही मैच भारत के खिलाफ है। अच्छा मिर्ज़ा भाई, देखिए मैनेजमेंट ठीक नहीं हुई, मैनेजमेंट लोड सही नहीं हुआ, लोड मैनेजमेंट सही नहीं हुआ, तो इसलिए अब शाहीन शाह ऑफ लोड हो गए हैं। अब ये लोड कौन उठाएगा उनकी जगह अगेंस्ट इंडिया एंड इन द एशिया कप? इस लोड को उठाने के लिए दरअसल बड़ा डिस्कशन हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि अगर दोस्ती यारी को तरजीह दी गई तो शायद हसन अली को एक मरतबा फिर आप एक्शन में देखें कि वो ये वजह पेश करेंगे कि जी तजुर्बाकार है, किसी नए बॉलर को किसको लेकर आए। शाहनवाज धानी टीम में उसको खिलाते नहीं है, कभी खिलाते हैं कभी नहीं खिलाते। नसीम शाह आया है अलबत्ता फैसल, जिसने 3 मैचेस में 10 विकेटें ली हैं अभी वनडे सीरीज में, तो नसीम शाह तो आ जाएगा। लेकिन फिर नया गेंद कौन करेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है।
क्या मोहम्मद हसनैन को लाते हैं या किसी और को लाते हैं? मोहम्मद आमिर को तो ये इसलिए नहीं लाएंगे कि पीसीबी के चेयरमैन नहीं चाहते कि जिन खिलाड़ियों के ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम लगा वो टीम में वापस आए। तो एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। और क्या करता है, क्या बैकअप में आपके पास कोई बॉलर मौजूद है या नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट को सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक तो ये कि क्या किसी लेफ्ट आर्मर को लेफ्ट आर्मर से ही रिप्लेस करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोहम्मद आमिर, लेकिन मीर हमजा हैं, उन्होंने नहीं अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है और उनको नहीं लाया जा रहा। एक तो इसका सवाल का जवाब दीजिएगा। दूसरा, क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है शाहीन का बाहर होना, क्योंकि एशिया कप में अगर आप इंडिया की बॉलिंग लाइन देखें तो वो भी स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। क्या हमें इस तरफ फोकस करना चाहिए? देखिए फैसल, शाहीन शाह अफरीदी चाहे स्पिनर्स की विकेट हो चाहे किसी भी तरह की विकेट हो, जिस तरह की वो बॉलिंग करता है वो हर तरह की विकेट पर मुखालिफ टीम के लिए खतरे की अलामत होता है। तो उसका ना होने से तो बड़ा फर्क पड़ेगा। अब आपने कहा कि किसी लेफ्ट आर्मर को अगर लाएं तो देखें भारत के खिलाफ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का हमेशा से अच्छा सा इमेज रहा है। आप देखें 18 जून 2017 को जो हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते भारत के खिलाफ ओवर लंदन में जो फाइनल, उसमें मोहम्मद आमिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था। तो लगता ये है कि भारतीय बैट्समैन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के खिलाफ जो पाकिस्तानी है उनके खिलाफ थोड़ी जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आते हैं। तो अब देखना ये कि जरूरी है कि लेफ्ट आर्मर को रिप्लेस करें। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को और उनके लैपटॉप चीफ सिलेक्टर को सोचना चाहिए उनके लैपटॉप में क्या क्या बचा है। सही है, ठीक है मिर्जा भाई, बेहद शुक्रिया वक्त देर करने के लिए। सो ये है हमारे